गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आर्थिक विकास की समझ और सही माप करने के लिए आय के साथ साथ अन्य कारक शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाओं को आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैंने आपको हरियाणा, केरल और बिहार राज्य के आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा, स्कूल इनरोलमेंट स्टेटस, छात्र नामांकन संख्या आदि के आधार पर तीनों राज्यों की वस्तु स्थितियों को दर्शाया कि किस प्रकार आर्थिक विकास की समझ को विकसित करने के लिए इन तीनों आंकड़ों के आधार पर एक सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। आइए अब दूसरा कार्यकलाप इसमें आपको दर्शाते हैं। ये तालिका 1.5 उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी को दर्शाती है। इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के गांव ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि दर्शाई गई है। इसमें पहले आप देखेंगे पहली श्रेणी है ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर। ग्रामीण जनसंख्या यानी गांव में रहने वाली ग्रामीण क्षेत्र, जैसे एक शहरी क्षेत्र होता है जो नगर निगम नगर पालिका के क्षेत्रों में आता है, और दूसरा क्षेत्र होता है ग्राम पंचायतों के अधीन आता है ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में है उसकी साक्षरता दर पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग दी गई है। 76% पुरुष, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 76% पुरुष साक्षर हैं। साक्षर का मतलब जिन्हें पढ़ना लिखना आता है, जो अपने हाथ से लिख सकते हैं तथा बातों को पढ़ सकते हैं, लिखी हुई बातों को पढ़ सकते हैं, वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है। तो साक्षरता दर 76% है। और इसमें कभी कभी अक्सर होता है कि साक्षरता में उनको भी शामिल कर लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति प्रयास करके प्रैक्टिस करके अपना हस्ताक्षर कर लेता है तो उसे भी साक्षर मान लेते हैं। लेकिन सामान्यतया साक्षर वह व्यक्ति है जो आधारभूत रूप से, मौलिक रूप से लिखने और पढ़ने की समझ रखता है। तो 76% लोग पुरुष साक्षर हैं और 54% महिलाएं साक्षर हैं। अर्थात अगर आप दूसरे एंगल से इसको देखें, दूसरे दृष्टि से देखें, तो आप पाएंगे कि 76% साक्षर हुए तो निरक्षर कितने हुए? 24% पुरुष आज भी, 100 में 24 लोग आज भी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निरक्षर हैं, और 54% महिलाएं साक्षर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 46% महिलाएं आज भी निरक्षर हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधे, लगभग आधे के बराबर महिलाएं निरक्षर भी। अब आइए दूसरी श्रेणी है 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता की दर। 10 वर्ष से 14 वर्ष के बीच 90% बच्चे साक्षर हैं और 87% बच्चियां साक्षर हैं। फिर है 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत। अब कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो 14 वर्ष की आयु तक विद्यालयों में जाते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं विद्यालय? उसमें 85% बालक और 82% बालिकाएं, यानी लगभग 15% बालक स्कूल नहीं जाते 14 वर्ष के बाद, और 18% बालिकाएं हमारे देश में 14 वर्ष की आयु के बाद स्कूल नहीं जाती हैं, ड्रॉप आउट ले लेती हैं 10 से 14 वर्ष के बीच की आयु वर्ग में। तो इन तीनों स्थितियों को देखते हुए अब आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है क, ख, ग, इन आंकड़ों के आधार पर, जिसमें महिला, पुरुष, बालक, बालिकाओं की साक्षरता दर को, निरक्षरता दर को स्पष्ट किया गया है। आप इस आधार पर इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे अपने होम असाइनमेंट में। अब आइए कार्यकलाप 3 में ये देखें
कि ये आपका बॉडी मास इंडेक्स मापने की BMI, और डिटेल में जाने के लिए आप गूगल में जाकर के बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक जिसको BMI कहते हैं, इसको मापने का बहुत अच्छा एक तरीका है, बेहतर फार्मूला है, जिसमें आप अपने वज़न को लेते हैं और अपनी लंबाई को लेते हैं। ये वेट और हाइट, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिए अपनी बॉडी मास इंडेक्स को जानने के लिए। वेट और हाइट, तो वेट किलोग्राम में लेंगे और हाइट मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और बॉडी मास इंडेक्स को मापने के लिए BMI इज़ इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। आप इसको इस फार्मूले के आधार पर आप अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वेट 50 kg है और आपकी लंबाई 150 सेंटीमीटर हुई, यानी 1.5 मीटर हुई, तो 1.5 मीटर का स्क्वायर करके आपकी जो वेट है 50 kg, 50 को आप 1.5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसी आधार पर आप अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। अमूमन 25 से ऊपर अगर संख्या आती है तो आप ओवरवेट कहलाते हैं, और आइडियल जो बॉडी मास इंडेक्स है जिसमें सामान्य रूप से आप माने जाएंगे वो है 18 से 25 के बीच, और 18 से नीचे अगर आता है आपका तो ये माना जाएगा कि आप अंडरवेट हैं आपका। और आपकी इस पुस्तक में दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष 8 माह और उसकी BMI 15.2 है तो वह अल्प पोषित है। इसी भांति यदि एक विद्यार्थी की BMI 28 है और आयु 15 वर्ष 6 माह तो न्यून भारित कहेंगे। इस तरह विद्यार्थियों के जीवन परिस्थिति, भोजन और व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से चर्चा आप करेंगे। और मैं कहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य आपके रहन सहन के स्तर को, आप शरीर के प्रति कितने अलर्ट हैं, इसको दर्शाता है। और ये सारी चीज़ें मिला करके जो है एक समुचित रूप से विकास की स्थिति आप अपने बारे में ज्ञान कर सकते हैं। इसी तरह राष्ट्र का है, जो राष्ट्र जितना जागरूक है, जैसे अफ्रीकन देशों में आप देखेंगे कि वहाँ ज़्यादा लोग कुपोषण के शिकार हैं, गरीबी ज़्यादा जिन देशों में है वहाँ कुपोषण के शिकार हैं, और जिन देशों की आय अधिक होती है और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी वहाँ के लोगों का BMI अच्छा होगा। लेकिन इसका कभी कभी दूरगामी दूसरा परिणाम भी है, दूसरा भी परिणाम देखने को मिला है कि अधिक समृद्धता हो जाने पर कभी कभी जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है वो ओवरवेट का रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो समृद्ध देश जो हो जाते हैं वो ओवरवेट में भी चले जाते हैं। तो अब दूसरा, इस सब सारी बातों को जितना हमने आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब को के बारे में ज्ञात करते हुए, जानते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कार्यक्रम है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वह विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए कि कौन देश कितना विकसित है, कौन सा देश लोगों के कल्याण, लोगों के जीवन स्तर को सुधारता है, उसके आधार पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा को इजाद किया है जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। उसी HDI के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की ये रिपोर्ट, UNDP की जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं, और इसी आधार पर विभिन्न देशों का आकलन किया जाता है। अब इसमें देखिए दिया है कि बहुत सारी ऐसी बातें, आप HDI को पढ़ेंगे तो लिखा है कि एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, ये पूर्ण नहीं है। मैंने बताया कि इसकी अपनी कुछ सीमाएँ हैं। तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे, ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है। बहुत सारी बातें जो हैं आप उसमें शामिल कर सकते हैं कि आय शामिल किया जाए, शिक्षा शामिल किया जाए, साक्षरता की दर को शामिल किया जाए, स्वास्थ्य की स्थिति को शामिल किया जाए, अर्थात जीवन प्रत्याशा
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी औसतन एक आदमी पैदा होने के बाद कितना जीता है इस देश में, और ये सब सारी चीज़ों के अलावा और बहुत सारी बातों को शामिल किया जाए तो बहुत लंबी सूची हो सकती है, और ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचकों जैसे केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए ऐसे ही सूचकों में हैं। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर एचडीआई तैयार करती है, विभिन्न देशों की तुलना करती है। शैक्षिक स्तर 1, लिखिए नंबर 1 कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एचडीआई, मानव विकास सूचकांक के क्या घटक हैं। मानव विकास सूचकांक के क्या घटक हैं, तो इसमें पहला है शैक्षिक स्तर, दूसरा है स्वास्थ्य स्थिति, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। यानी कुल मिलाकर के 3 महत्वपूर्ण कारक लिए गए हैं मानव विकास रिपोर्ट जारी करने के लिए, एचडीआई बनाने के लिए। एजुकेशन का स्तर, एजुकेशनल अटेनमेंट, कितना उस देश ने शिक्षा की प्रगति की है, और वहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसतन एवरेज एज कितनी है। जैसे भारत में कहते हैं कि अभी 70 के आसपास औसत आय है, 78 के आसपास भारत की लिटरेसी रेट है। तो इस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड पर कैपिटा इनकम, ये 3 कंपोनेंट हैं। इन्हीं के आधार पर एचडीआई तैयार किया जाता है, और जो यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है विभिन्न देशों में कौन देश किस लेवल पर है इन तीनों मापकों के आधार पर, तो उसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। 2017 की मानव विकास रिपोर्ट भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े दिए गए हैं। अब इस तालिका 1.6 का अध्ययन करें तो आप पाएंगे 1.6 तालिका का अगर अध्ययन करते हैं तो आप देखिए, इसमें तालिका में दिया गया है देश, सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या इनकम कहते हैं, प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में। यानी जो है अमेरिकी डॉलर में 2011 क्रय शक्ति क्षमता, यानी 2011 में जो वैल्यू थी खरीदने की, क्रय करने की, उसके आधार पर, यानी जो कीमतें बढ़ी हैं 2011 के बाद से, उसके आधार पे नहीं, जो कीमतें 2011 में थीं बाज़ार में, उस कीमत के आधार पर ये प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की गई है। जैसे मान लीजिए कि 2017 के आंकड़े हैं, तो इसमें 2011 की जो कीमत है उस आधार पर ये निकाला गया है प्रति व्यक्ति आय। अब यह अवधारणा लंबी है, इसको समझाने में, समझने में यहाँ हमें उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वो आगे की कक्षाओं में आप जाकर के पढ़ेंगे कि कैसे क्रय शक्ति के आधार पर निकाला जाता है। बस इतने जान लीजिए कि 2011 में जो वैल्यू थी रुपए की, जो परचेजिंग पावर थी, उसके आधार पर ये निकाला गया है। इसमें भारत है, श्रीलंका है, भारत है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल और बांग्लादेश। इसमें आप एचडीआई के सारे इंडेक्स दिए हुए हैं। पहला है जन्म के समय संभावित आयु, भारत का कितना है 68, 70 के आसपास मैं कहता हूँ 68.8 है। और विद्यालय की औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक की औसत आयु, कितना वर्ष विद्यालयों में खर्च करते हैं बच्चे पढ़ने में, औसतन कितना वर्ष उनका विद्यालयों में लगता है, और 25 वर्ष की आयु तक। और विश्व में मानव विकास सूचकांक एचडीआई का क्रमांक 2016 में क्या है, भारत 130वें नंबर पर है, श्रीलंका 76वें पर है, 148 पर बर्मा म्यांमार है,
म्यांमार है, पाकिस्तान जो है 150वें पे है, नेपाल 149वें पर और बांग्लादेश 136 पे है। अब सोचिए आप कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उसमें 76वें नंबर पर श्रीलंका है, बाकी 130, 139, 150, 149, 136। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत में श्रीलंका को छोड़ करके बाकी कमोबेश सभी देश, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बर्मा, म्यांमार, ये सारे इर्द गिर्द ही भारत के ही आसपास हैं। भारत से बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है, भारत के आगे तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है भारत से। इस स्रोत मानव विकास रिपोर्ट 2018 की ये रिपोर्ट को आप ध्यान से इस तालिका को पढ़िए और आंकड़ों को देखने के बाद क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है, यानी वह 76वें पर है और हम 130वें नंबर पर है। तालिका 1.6 यह भी दर्शाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभाविता में पीछे नहीं है। यानी बांग्लादेश और नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, लेकिन लोग वहाँ की सरकार ने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य, खास करके आयु संभाविता, इसका मतलब है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ जो है भारत से कम नहीं है। अगर आप देखें भारत की तुलना में नेपाल और बांग्लादेश, यहाँ दिया है इन्होंने कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभाविता में पीछे नहीं हैं। अब बताइए नेपाल और बांग्लादेश की आयु संभाविता देखिए 68 है भारत की और 72.8 बांग्लादेश की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत की जहां 68 है वहां ये नेपाल की 70 है और बांग्लादेश की 72 है। 72.8 है, उसका 70.6 है और भारत का 68.8 है। इसका मतलब है कि वहाँ की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, या ये भी कह सकते हैं कि कुपोषण के कम शिकार हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं उन देशों में ख़राब नहीं है। ये रिफ्लेक्ट करता है, अगर किसी देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को, मेडिकल फैसिलिटीज़ को बेहतर रखा है, जिससे कि एवरेज लाइफ लोगों की ज़्यादा है। तो HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं। अब इसमें शिक्षा, जैसे मैंने बताया कि HDI में जोड़ा गया है पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल अटेनमेंट है, इनरोलमेंट अटेनमेंट कि कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। इसके बाद है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत जीवन आयु या जीवन प्रत्याशा, यानी एक बच्चा जो पैदा होता है उसकी आशा क्या की जाती है, कितने वर्ष तक वो जिएगा। तो लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक ज़रूरी है। उनका कल्याण का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश में है, कोई भी नागरिक जो किसी देश में है, वह यह न सोचे कि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से असुरक्षित है, यानी बीमार हो गया, उसके परिवार का कोई परेशानी आ गई स्वास्थ्य संबंधी, तो उसे दर दर भटकना न पड़े, उसे परेशानी न उठाना पड़े। सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि वह यह महसूस करे कि अरे अगर कोई बात होती है तो हमारे यहाँ इस चिकित्सा की ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि भारत के शहरी क्षेत्रों को छोड़ करके अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो लोग परेशान रहते हैं, डरे रहते हैं कि अरे यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अगर कुछ हो जाता है तो बड़ी परेशानी होती है, गाड़ी करके हमें दूर जाना पड़ता है। इस तरह से अगर सरकार ये सब व्यवस्था करती है तो लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है।
इसी तरह से एजुकेशन के लिए कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि कहते हैं लोग यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, लोग पढ़ने के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं, शहर में एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर गांव तक अच्छी फैसिलिटी होगी शिक्षा की, लोगों को ये सोचना नहीं पड़ेगी अरे हमारे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएं, लोगों को यह ना सोचना पड़े कि अरे बीमार हो गए तो हम चिकित्सा कैसे कराएं। अगर ये सार्वजनिक सुविधाएं सुलभ रहेंगी तो लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, लोगों को बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और प्रति व्यक्ति आय, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों को मिला करके देश की आर्थिक उन्नति तभी मानी जाएगी। अर्थात क्यों आर्थिक उन्नति मानी जाएगी? जब यह उन्नति लोगों यानी मानव की, क्योंकि जो भी विकास का कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है वो मनुष्य के लिए, आदमी के लिए, हम लोगों के लिए किया जा रहा है। चाहे वो बड़े बड़े उद्योग हों, कल कारखाने हों, कृषि का विकास हो, कोई भी कार्यक्रम अपनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगाई जा रही हैं, उसका एक ही उद्देश्य है अंततः अगर देखा जाए कि वह हम मनुष्यों का के कल्याण में वृद्धि हो, हमारा जीवन स्तर सुधरे, हमें अच्छी शिक्षा मिले, हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो, हम असुरक्षित न महसूस हों, समाज में सम्मान हमें मिले। जब मनुष्य प्रत्येक नागरिक देश का ऐसा महसूस करने लगेगा, खुशहाल हो जाएगा, तो समझिए सही आर्थिक विकास वही कहलाएगा, न कि केवल आय बढ़ जाना, उत्पादन बढ़ जाना ही देश के विकास का सही मापक है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? अब आप देखिए निष्कर्ष जो निकला कि मानव विकास को जानने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये 3 घटक तो शामिल किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यही 3 घटक शामिल किया है और अब कुछ नए घटकों को शामिल कर रहा है। उसके आधार पर वह मानव विकास सूचकांक जारी करेगा और उसमें विभिन्न देशों की तुलना करेगा। लेकिन अगर आपके लिए ये असाइनमेंट है, आप कुछ सोचिए कि क्या और चीज़ें शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के अतिरिक्त और कौन सी बातें आर्थिक विकास में शामिल किया जाना चाहिए। इनकी लिस्ट बनाइए, इस पर विचार करिए। इस तरह से ये आर्थिक विकास की समझ के बारे में ये सारी बातें जो स्पष्ट की गई हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सारा जो कुछ भी आपको स्पष्ट किया गया है आर्थिक विकास की समझ में, उसको आप बेहतर तरीके से समझ करके दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करके आप कक्षा में उपस्थित होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा बनाया गया वीडियो, ये पढ़ाया गया कंटेंट, चाहे वो आपका आय और अन्य मापदंड हों, भारत के विभिन्न राज्यों की तुलना हो, विश्व के विभिन्न देशों की तुलना हो, मानव विकास सूचकांक के बारे में जानकारी हो और लोगों के विभिन्न अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के बारे में हो, परस्पर विरोधाभासी विकास के लक्ष्य के संबंध में हो, ये सारी बातें जो स्पष्ट की गई हैं आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसके बाद आपको हम अगला कॉन्सेप्ट विकास की धारणीयता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस संदर्भ में पूर्ण तैयारी करके एक बार पुनः कल कक्षा में पढ़ेंगे, कल कक्षा में उपस्थित होंगे इन्हीं शब्दों के साथ। एक बार सभी आप सभी को धन्यवाद।